हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की सामाजिक विज्ञान से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग का टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है या फिर एग्ज़ाम जो हो सकता है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतिहास और भूगोल के एक दो क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें अभी हम पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरें। पहला है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक डैश कमाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ हो जाएगा खाली स्थान पे आपको भरना है लाभ, यानी कि पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक लाभ कमाना। उसके बाद है ख, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। उसके बाद जो आपका अगला है गौ, मशीनों से वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश क्रांति कहते हैं। तो इसका आंसर होगा औद्योगिक, यानी कि मशीनों से वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अगला है घ में, डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। इसका आंसर होगा अभिलेखागार, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद है सबसे लास्ट में, इसमें समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं से में परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्या होगा, भौगोलिक, यानी कि क्या बन गया ये, समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आप क्या फर्क पाते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखिएगा, मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत उस समय के हथियार, अभिलेखों, पुरातात्विक स्थल, जंतु अवशेष, चट्टानें, ताम्रपत्र और पांडुलिपियां ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनकी सहायता से कुछ खास लोगों, विशेषकर शासकों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। कागज का प्रचलन हो गया था जिससे अनेक ग्रंथ लिखे गए। इस काल में ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतों की प्रमुखता थी। गृह उद्योग उन्नत थे तथा मशीनों का नामो निशान नहीं था। अब है आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों में वृद्धि हुई। इस काल में कई तरह की मशीनें बनी। आवागमन के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रेलगाड़ी आदि वाहनों का प्रचलन हुआ। जिलों से लेकर राज्यों की राजधानी में अभिलेखागार होने लगे जहां सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाने लगे। आधुनिक काल में छापा खानों के आविष्कार के कारण पांडुलिपि या दस्तावेज की कई प्रतियां बनने लगीं। इस तरह मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोतों की तुलना में आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोत अधिक उपयोगी और प्रामाणिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा उससे आप कहां तक सहमत हैं। इसका उत्तर लिखेगा, जेम्स मिल ने अपनी एक पुस्तक में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। यह विभाजन शासकों के धर्म के आधार पर किया गया था, लेकिन मैं धर्म के आधार पर इस विभाजन से सहमत नहीं हूं, क्योंकि धर्म या जाति के आधार पर ऐतिहासिक कालखंड को बांटना उचित नहीं है। किसी भी देश के इतिहास का निर्धारण मात्र उस देश के शासक के धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। किसी देश के विभाजन का आधार उस देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हो सकती हैं। अतः जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास का किया गया विभाजन का आधार उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहां सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, हर जिले में सरकारी अभिलेखागार होते हैं
जहां सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कलेक्टर तथा कमिश्नरी के दफ्तरों एवं कचहरी के रिकॉर्ड रूम में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका भूगोल से है। पहला क्वेश्चन, भारत में कोयले के वितरण व उत्पादक क्षेत्रों के कुछ केंद्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखिएगा, भारत में मुख्य रूप से गोंडवाना समूह की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी एवं वर्धा नदियों की भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। कोयला उत्पादक राज्यों में झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरीभीरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चांदा, वर्धा, कांपटी एवं बर्दर प्रमुख हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा उत्पादक 5 केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, परमाणु ऊर्जा उत्पादक 5 केंद्रों के नाम निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहले लिखिएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, आप आई लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र। दूसरा है परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरा है राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र, कोटा, राजस्थान। उसके बाद है अगला परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम, तमिलनाडु। उसका लास्ट में आप लिखिएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र काकरापारा, गुजरात। तो बच्चों यहाँ तक आपका क्वेश्चन था, मैंने समझा दिया। आई होप कि आपको बहुत हेल्पफुल हो, आपके लिए होगा ये। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों से शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई भी डाउट अगर किसी चैप्टर में होता है, किसी बुक में होता है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।